अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 17 और जो टॉपिक हम आज इसमें कवर करेंगे मेनली वो है हमारे पास रिकर्जन। और एक सब टॉपिक में हम देख लेंगे थोड़ा सा हेडर फाइल्स को। ठीक है, तो मेन टॉपिक इज़ रिकर्जन। तो व्हाट इज़ रिकर्जन? तो लैब में हम इसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर से दोबारा से बता देता हूँ थ्योरी में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शायद लैब में नहीं हैं, सिर्फ थ्योरी में एनरोल्ड हैं। तो इसको दोबारा से कर लेते हैं और प्रोजेक्ट से रिलेटेड एंड में मैं थोड़ा सा अनाउंस कर दूंगा, तो क्लास के बाद साथ रहिए। अच्छा, राना अजहर आपका कैम ऑन है, काइंडली उसे ऑफ कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, तो रिकर्जन क्या है? रिकर्जन इज फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। ठीक है, रिकर्जन का बताया जा रहा है कि फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, और मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि फंक्शन अपने आप को एक्चुअली कॉल नहीं करता बल्कि अपने क्लोन को कॉल करता है टू सॉल्व सम आइटरेटिव प्रॉब्लम्स। ठीक है, मतलब कि इस तरह के सिनेरियो कि जिसमें आपको ऐसा फंक्शन दिखाई दे, ठीक है, कि आप देखें कि एक फंक्शन है से, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिखाई दे रही है कि एक फंक्शन यहाँ पर मौजूद है, और इसमें फंक्शन में अगर आप देखें तो ये नाम है फंक्शन का फैक्टोरियल। और अगर आप इस फंक्शन की बॉडी में ध्यान दें तो आपको कहीं ना कहीं यही फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल करता दिखाई देगा। तो ये बिहेवियर जो है, या ये प्रिंसिपल, इस तरीके से फंक्शंस को कॉल करना कहलाता है रिकर्जन। यानी कि फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ इन इट्स बॉडी टू गेट सम जॉब डन। ठीक है, तो फंक्शन क्या करता है, अपने आप को इन एक्चुअल अपने क्लोन को या कॉपी को कॉल करता है टू अचीव सम टास्क। ठीक है, और वो टास्क यूजुअली आइटरेटिव प्रॉब्लम होती है, यानी वो बार बार करना होता है, तो वो आइटरेटिव इन नेचर होता है। इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए आप रिकर्जन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले भी बता दिया था, दोबारा रिकॉल कर देता हूँ कि रिकर्जन से आप हर आइटरेटिव प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यानी वही सेम प्रॉब्लम जो आप लूप से सॉल्व कर रहे हैं, आप चाहें तो उसे रिकर्जन से भी सॉल्व कर सकते हैं। और हम आज के लेक्चर में यही देखेंगे कि दो प्रॉब्लम्स जो हमने ऑलरेडी लूप से सॉल्व की हैं उसे हम रिकर्जन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर क्या इसका मतलब ये है कि रिकर्जन इज एन अल्टरनेट टू लूप्स? ऐसा नहीं है, रिकर्जन अल्टरनेट नहीं है लूप का। ठीक है, कुछ सिनेरियोज़ में आपको लूप को मैप करना या यूज़ करना आसान होता है, और कुछ सिनेरियोज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे रिकर्जन यूज़ की जाए तो आपका काम सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। ठीक है, अगर आप लूप से ही सारे काम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। आप रिकर्जन से ही सारे काम करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस इसलिए कहा कि हो सकता है कुछ लोगों को रिकर्जन का कॉन्सेप्ट आसान लगे ग्रैस्प करना, क्योंकि हर किसी का ब्रेन अलग-अलग तरीके से काम करता है। कुछ को लूप्स का कॉन्सेप्ट आसान लग सकता है और कुछ को रिकर्जन का। लेकिन जनरल पॉपुलेशन को लूप्स से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान लगता है, तो रिकर्जन को प्रेफ़र नहीं करते। ठीक है, मत करें, कोई इश्यू नहीं है, अनटिल और अनलेस आपको एक रियल लाइफ़ प्रॉब्लम है और उसमें कहा गया है सॉल्व करें, तो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप रिकर्जन से करें, लूप से करें, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी अगर बात करें एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बात कर लें, तो एग्ज़ाम में अगर मैं कह देता हूँ कि रिकर्जन से करनी है, तो फिर वो रिकर्जन से ही करनी है। यानी आई वांट यू टू डू इट विथ रिकर्जन, यानी मैं चाहता हूँ कि आप इन स्टेप्स के थ्रू इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अ, जैसे कि मैंने कहा, मैं पेपर्स में रिस्ट्रिक्शन कुछ क्वेश्चंस में रखता हूँ, कुछ में नहीं रखता। यानी मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं चाहता ही हूँ कि आप रिकर्जन से करें, तो आप रिकर्जन से करें। ठीक है, लेकिन रिकर्जन में सिर्फ़ इतना ही नहीं है, देयर इज़ मोर टू इट। आ रहा था मैं उस बात पे कि कुछ सिचुएशन या प्रॉब्लम इन नेचर ही रिकर्सिव होते हैं, तो उनको आप रिकर्जन से ही सॉल्व कर सकते हैं। यानी कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी हैं आउटसाइड द सर्कल लाई करती हैं, जो लूप से सॉल्व हो ही नहीं सकती। ठीक है, यानी देयर इज सम एडिशन टू रिकर्जन। रिकर्जन लूप की प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है, लेकिन कुछ एडिशनल काम भी करता है। तो फर्ज करें अगर आप अनलकी हैं और आपको वो उन टास्क से पाला पड़ जाए
जो लूप सॉल्व ही नहीं कर सकती और उनका सिर्फ सोल्यूशन ही रिकर्जन हो, तो यू मस्ट नो हाउ इट वर्क। तो आपको रिकर्जन आना चाहिए और इसीलिए रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा कुछ क्वेश्चन में आपको एग्जाम में भी कि आप इसको रिकर्जन से ही सॉल्व करें। और अगर नहीं किया जाता तो दोनों सोल्यूशन एक्सेप्टेबल हैं। आप लूप से सोल्यूशन दे दें एक्सेप्टेबल, आप मुझे रिकर्जन से सोल्यूशन दे दें एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो रिकर्जन में कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ इधर तो सिर्फ फंडामेंटल ही पढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट कोर्स में रिकर्जन को भी और एग्जांपल्स दिखाएंगे जो सिर्फ आपको, अगर मैं नेक्स्ट कोर्स में एक एग्जांपल आएगी उसे कहते हैं से टावर ऑफ हेनाई। ठीक है, मैं नाम बता रहा हूँ, आप उसको अगर मैं कहूँ लूप से सॉल्व करें, आपको मैं उसका रिकर्जन का कोड दिखा दूंगा, आप उसे लूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नहीं हो सकता। ठीक है, या अगर होगा तो बहुत ही मुश्किल से होगा, रिकर्जन सिंपल लगेगा आपको इस जगह पे। तो देयर आर सम सिनेरियोज या सिचुएशन जहाँ पे रिकर्जन इज अ बेटर ऑप्शन, तो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग रिकर्जन हियर टुडे। ठीक है, तो रिकर्जन क्या है? किसी भी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ यूजिंग कहना चाहिए कि किसी भी आइटरेटिव प्रॉब्लम को अगर मैं किसी और तरीके से फंक्शन के अप्रोच से सॉल्व करना चाहूँ तो मैं रिकर्जन से सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पे एक फैक्टोरियल की एग्जांपल है, वही प्रोग्राम है आपका हमेशा की तरह। जो होता है कि आपने क्या करना है कि यूज़र से एक नंबर इनपुट लेना है और उस नंबर को सिंपली फैक्टोरियल के फंक्शन को पास कर देना है। मेन फंक्शन को ये नहीं पता कि ये फंक्शन फैक्टोरियल का जो है ये लूप से इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है या रिकर्जन से इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। मेन को ये परवाह भी नहीं है, मेन को सिर्फ गर्ज है कि वो मुझे रिजल्ट जनरेट करके दे दे जो मैं स्टोर करूँ एफ में, और एफ में बस डिस्प्ले करा दूँ। ठीक है, तो बाकी ये काम कैसे होता है, ये जिम्मेदारी है इस फंक्शन की। अब इस फंक्शन को अगर देखा जाए तो इसमें रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन, और रिकर्सिव इम्प्लीमेंटेशन बड़ी सिंपल सी है। वो क्या कह रही है कि अगर n की वैल्यू 1 है तो सिंपली 1 को रिटर्न कर दो, एल्स रिटर्न करो n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। यानी अगर मैं आपको कहूँ कि 5 फैक्टोरियल की बात की जा रही है तो 5 फैक्टोरियल इज एक्चुअली सेम एज, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं किस चीज़ से, 4 के फैक्टोरियल से, तो इट इज़ सेम एज 5 फैक्टोरियल। यानी 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 4 फैक्टोरियल से तो भी मेरा रिजल्ट आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं फिर बात करूं 4 के फैक्टोरियल की, तो 4 फैक्टोरियल के लिए भी मैं ये कह सकता हूँ कि 4 फैक्टोरियल को मैं मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को मैं इस नज़रिए से सॉल्व कर रहा हूँ कि पहले नंबर को उससे कम वाले सारे नंबर के फैक्टोरियल से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यही बात मैंने यहाँ पे बताई हुई है, अगर देखा जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, यही बात यहाँ पे बताई गई है कि अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मैं रखता हूँ n और n को मल्टीप्लाई कर देता हूँ फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। यानी n की वैल्यू अगर 5 है तो फैक्टोरियल ऑफ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर अगर n की वैल्यू 3 है तो फैक्टोरियल ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। n की वैल्यू 100 है तो फैक्टोरियल ऑफ 99 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी यही कॉमन बिहेवियर रिपीट होता रहेगा अगर n की वैल्यू 1 नहीं है। और चूंकि n यहाँ पे मुसलसल माइनस होता जा रहा है और इवेंचुअली n की वैल्यू हो सकता है डिक्रीमेंट होते होते 1 हो जाए। तो अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस केस में मैं सिंपली 1 रिटर्न कर दूंगा और एल्स के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। यानी अगर आप फैक्टोरियल के फंक्शन को 1 पास करते हैं तो वो जस्ट आपको रिटर्न कर देगा 1 और रिकर्सिव कॉल्स नहीं करेगा क्योंकि 1 से आगे मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस केस में मैं 1 रिटर्न कर दूंगा। अगर मैं 1 के अलावा कोई भी बड़ा नंबर पास करूंगा तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और वो आपको फैक्टोरियल रिटर्न कर देगा। अच्छा, देयर आर फ्यू थिंग्स टू ऑब्जर्व हियर, कुछ यहाँ पे ऑब्जर्व करना बनता है, जिनमें से एक चीज़ हमेशा आप रूल ऑफ थंब याद रखें कि जब भी आप रिकर्जन का फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसमें ब्रांचेस होना ज़रूरी है। एटलीस्ट टू ब्रांचेस ऑफ एग्जीक्यूशन। टू ब्रांचेस ऑफ एग्जीक्यूशन से मुराद है टू अल्टरनेट पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन होना ज़रूरी है। यानी उसमें इफ़ एल्स का होना ज़रूरी है या एटलीस्ट इफ़ का होना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जिसमें इफ़ हो, लेकिन इफ़ एल्स का होना ज़रूरी है। यानी कंडीशनली आपको डिसाइड करना है कि आपको फंक्शन को दोबारा से कॉल करना है या नहीं। अगर आप विदाउट कंडीशन कॉल कर देंगे तो ये प्रोसेस इन्फिनिटी तक चलता रहेगा और ये प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होगा। तो ऑलवेज याद रखें, बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हेन इम्प्लीमेंटिंग रिकर्जन कि देयर इज ऑलवेज एन इफ एल्स स्टेटमेंट इन रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, कम से कम 2 अल्टरनेट्स तो होंगे, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 अल्टरनेट्स होने ही चाहिए। तो फैक्टोरियल
का मैंने बेसिक प्रिंसिपल समझा दिया कि इस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हम एग्जाम्पल कर चुके हैं लूप से। तो अगर देख लेते हैं ये फंक्शन कॉल होगा तो एक्चुअली होगा क्या। एक्चुअली जो होगा उसकी मेरे पास एक एनिमेशन मौजूद है, वो मैं रन कर देता हूँ साइड बाय साइड, तो आप देखें कि उसमें क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ी देर ऑब्जर्व करते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल कर दिया तो इसको रीस्टार्ट हो जाने दें एक मरतबा, अभी ये नंबर छोटा हो चुका है। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 5 इन्होंने सपोज करते हुए एग्जांपल सॉल्व किए, तो दोबारा से रीस्टार्ट होगी 5 से, तो अब हम इसे ऑब्जर्व करते हैं। तो हुआ क्या, n की वैल्यू आती है मेरे पास 5। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ कंडीशन, इफ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है एल्स ट्रू होता है, तो मैं 5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ फैक्टोरियल ऑफ 4 से। 4 करता हूँ तो दोबारा से फैक्टोरियल की बॉडी में चला जाता है और वही सब बिहेवियर रिपीट होता है सेम। फिर वो चेक करता है 4 को, 4 में इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर एल्स पे आता है, तो फिर 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल 3 में दोबारा चला जाता है, तो वही सब कुछ पूरी की पूरी फंक्शन की बॉडी रिपीट होती है। फिर फैक्टोरियल ऑफ 3 से भी वही बिहेवियर चेक करता है, फिर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर एल्स में फैक्टोरियल कॉल होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ 2 पे चला जाता है। और नीचे आप देख रहे जाएँ तो आहिस्ता आहिस्ता इक्वेशन आपकी आती जा रही है जो फाइनल रिजल्ट बनने वाला है। फैक्टोरियल 2 में भी क्या होगा, दोबारा से एल्स स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये फैक्टोरियल ऑफ 1 पे चला है। लेकिन जब फाइनली फैक्टोरियल 1 कॉल होगा तो अब n की वैल्यू इस केस में क्या हो गई है 1। तो इस केस में इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी और मेरा फंक्शन फर्दर कॉल नहीं होगा और यहाँ पे मेरा रिजल्ट फाइनल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लैब में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करके देख लिया था ये कैसे काम करता है, तो मैं दोबारा से कोड करके नहीं दिखाऊंगा। ये सेम कोड है और मैंने इसका दूसरा वेरिएंट भी बताया था और 3 वेरिएंट्स आप लोगों को बताए थे कि पॉसिबल है, तीनों से रिजल्ट सेम ही आ रहा था। मैं इनको 0 कर दूं तब भी रिजल्ट सेम आ जाएगा, इनको ग्रेटर देन 1 कर दूं तब भी रिजल्ट सेम आ जाएगा। फ़र्क हो सकता है कि कौन सा एल्गोरिथम ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये थी फैक्टोरियल की सिंपल सी एग्जांपल, ये हमने लैब में भी की थी और हम इसको लूप से भी ऑलरेडी कर चुके हैं, तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम सर्व नहीं करूँगा और आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ बढ़ना है, हमने जाना है एक और एग्जांपल की तरफ। तो ये एग्जांपल हमने लैब में अच्छे से करके देख ली थी, तो करके नहीं दिखाऊँगा। आगे बढ़ते हैं दूसरी एग्जांपल पे जो कि लैब में हमने की नहीं थी, लेकिन लैब में आपको ये एज़ अ टास्क होमवर्क मिली थी। ठीक है, एज़ अ टास्क ये होमवर्क मिली थी कि आपको फिबोनाची सीरीज़, जो कि हमने लूप से एक और प्रॉब्लम सॉल्व की थी कि जिसमें होता क्या है कि एक सीरीज़ होती है जिसमें 2 इनिशियल वैल्यूज़ हमें गिवन होती हैं और फिर उसके बाद हर नेक्स्ट टर्म जो है प्रीवियस 2 टर्म्स का सम होती है। ठीक है, ये वो वाली प्रॉब्लम है। फिबोनाची सीरीज़ में हमेशा क्या होता है, नेक्स्ट टर्म अपनी 2 प्रीवियस टर्म्स का सम होकर बनती है। तो ये हमने प्रॉब्लम लूप से सॉल्व की थी, याद होगा आपको। तो उसमें हम कहते थे कि यूज़र से आप पूछें कि कितनी टर्म्स वो फिबोनाची की प्रिंट कराना चाह रहा है। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे कितनी टर्म्स के लिए एन यूज़ हो रहा है और ये जो लूप लगा रहा हूँ मैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स के लिए है। ठीक है, एक्चुअली फिबोनाची नहीं कैलकुलेट कर रहा है, ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर रहा है। फिबोनाची टर्म फाइंड आउट करने के लिए मैंने फिबोनाची का फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये फंक्शन के अंदर हो सकता है मैंने लूप से इम्प्लीमेंट किया हो या हो सकता है मैंने रिकर्जन से इम्प्लीमेंट किया हो। यही काम यानी फिबोनाची का फंक्शन जो है आप लूप से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आप फंक्शन से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली लूप जो आउटर लूप लगी हुई है ये तो सिर्फ ये बताएगी कि फिबोनाची का फंक्शन को मैं कितनी दफ़ा कॉल करूँ, जितनी टर्म्स मुझे चाहिए उतनी दफ़ा मुझे फिबोनाची का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ये फंक्शन सिर्फ रिटर्न करता है कि आप अगर बोले 5 तो ये आपको 5th टर्म रिटर्न कर देगा, आप बोलेंगे 3 तो आपको 3rd टर्म रिटर्न कर देगा, अगर आप बोलेंगे 9 तो आपको ये 9th टर्म रिटर्न कर देगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट रिटर्न करता है। ठीक है, अब आपको मल्टीपल टर्म्स चाहिए तो आप लूप लगा लेंगे, कितनी टर्म्स चाहिए, से आपने कहा कि मैं 9 नहीं बल्कि 1 से लेकर 9 तक टर्म प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो लूप का काम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इतना है। फिबोनाची कैलकुलेट करने के लिए, फिबोनाची की टर्म कैलकुलेट करने के लिए मैंने लूप यूज़ नहीं की। वो आप देख सकते हैं राइट साइड पे एक फंक्शन गिवन है और इसमें बड़ा सिंपल सी इम्प्लीमेंटेशन मैंने लिखी है। मैंने लिखा है कि अगर तो n की वैल्यू 0 आती है
यानी n की वैल्यू 0 आने से मतलब ये है कि फर्स्ट टर्म याद होगा आपको 0 है। अच्छा यहाँ पे लूप जो है मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 0 से करना बेहतर रहेगा ताकि 0 वाला केस भी आप ऑब्जर्व कर सकें। i की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी तो फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन में n की वैल्यू 0 ट्रू हो जाएगी, रिटर्न कर देगा 0। तो आपका आउटपुट पे क्या चला जाएगा 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होकर वैल्यू 0 वाली चेंज होकर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब मैं फिबोनाची ऑफ 1 कॉल करूंगा तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी n इक्वल्स टू 1। तो उस केस में क्या रिटर्न हो जाएगा 1। तो फिर आउटपुट पे क्या चला जाएगा मेरा 1 आ जाएगा, यानी प्रिंट एफ में 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद n की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 से बढ़ के आगे बढ़ती है 2 हो जाती है। तो जब मैं 2 पे जाऊंगा तो क्या होगा, ना इफ की कंडीशन ट्रू होगी ना एल्स की कंडीशन ट्रू होगी, बल्कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और ये क्या कह रही है कि फिबोनाची ऑफ n-1 कर दो। ध्यान रहे यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2 हो चुकी है, तो n-1 का मतलब है 1, यानी फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0 का रिजल्ट जो भी हो उसके दरमियान क्या कर दो +1 कर दो। और अभी तो हमने देखा फिबोनाची 1 का रिजल्ट है 1 और फिबोनाची 0 का रिजल्ट है 0, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास 1 ही आ जाएगा। इसी तरह मैं करता जाऊंगा तो ये हमेशा पिछली दो टर्म्स का n-1 पिछली टर्म और n-2 उससे पिछली टर्म, ठीक है, दो माइनस कर रहा हूँ ना, n-1 का मतलब है उससे प्रीवियस टर्म और n-2 का मतलब है थर्ड लास्ट टर्म, ठीक है। n-1 सेकंड लास्ट हो गई तो ये लास्ट नहीं कहते, चलो जो अभी होने वाली वो प्रेजेंट है, तो n-1 इज लास्ट एंड n-2 इज सेकंड लास्ट वैल्यू। तो यहाँ से चेक करेगा ये लास्ट वैल्यू और अगला नंबर और ये सेकंड लास्ट वैल्यू, इन दोनों का सम करेगा तो उसका रिजल्ट आएगा 2। और फिर दोबारा से करेगा तो ये लास्ट वैल्यू ये सेकंड लास्ट वैल्यू, इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 3। फिर अगली मरतबा चलेगा तो ये लास्ट वैल्यू और ये सेकंड लास्ट वैल्यू, तो रिजल्ट आ जाएगा 5 एंड सो ऑन। ये सिलसिला चलता रहेगा जो भी आपने n की वैल्यू दी होगी, ये वाला आउटपुट आ जाएगा। अगर आपने n की वैल्यू दी है, क्या दी है n की वैल्यू आपने 5 दी होगी, ठीक है, तो इसमें 0 से चलाइए और इक्वल्स टू 5 जा रहा है तो टोटल 6 टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये फिबोनाची का फंक्शन अगर आप देखें तो ये अगर आप लूप की इम्प्लीमेंटेशन अगर जाके कंपेयर करिएगा क्लास के बाद तो आपको दिखाई देगा कि ये वाली इम्प्लीमेंटेशन रिलेटिवली सिंपलर लगेगी। लूप की जो हमने इम्प्लीमेंटेशन की थी उसमें थोड़ी सी लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो गई थी कि फर्स्ट 2 के लिए हमने इफ का क्लॉज लगाया था, एल्स के केस में हमने लूप लगाई हुई थी। तो एल्स के केस में लूप नहीं लगाई थी, एल्स के केस में हमने कुछ स्वैपिंग की थी कि पहला वाला इसमें चला जाए, दूसरा इसमें चला जाए, फिर तीसरा उन दोनों का सम बन जाए। तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो फिबोनाची को आप कंपेयर ज़रूर कीजिएगा, यानी क्लास के बाद लूप वाली फिबोनाची की एग्जांपल से और ये वाली से, कि दोनों में से आपको कौन सी सिंपल लगती है, ठीक है। तो फिबोनाची की भी मेरे पास मैं इम्प्लीमेंट नहीं करूँगा, टास्क है आपका लैब का और कोड तो ऑलरेडी सामने है, रनिंग है। मैं इसकी भी एक एनिमेशन आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। से फिबोनाची में 7 पास किया गया तो 6 और 5 कॉल हो गए, 6 के अंदर चला गया तो 6 के अंदर देखा जाए तो फिर से एल्स ट्रू हुआ तो 5 और 4 पे चला गया, वो 5 में भी जाएगा 4 में भी जाएगा। ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये सारी ब्रांचेस में जाके नहीं दिखा रहा, सिर्फ आपको हिंट दे रहा है कि एक्चुअली काम कैसे हो रहा है, ठीक है। और इवेंचुअली ये 2 में चला जाएगा, 2 का रिजल्ट आएगा 1 और 2, फिर रोल बैक होना शुरू होगा, यहाँ पे 0 फाइनल हो जाएगा, यहाँ 1 फाइनल हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों का सम 1 फाइनल हो जाएगा, इन दोनों का सम करते जाएंगे तो रोल बैक होते 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 इवेंचुअली सारे नंबर फाइनल होते जाएंगे और आपको ऊपर जाके सम क्या 7 टर्म कौन सी मिल जाएगी 13, जो कि सम होगी 8 और 5 का, ठीक है। इस एनिमेशन को थोड़ी देर और देखते हैं एक मरतबा। तो ये इसने कुछ ब्रांचेस में जाके बताया हुआ है कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि इसमें 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। एक ब्रांचेस में एनिमेशन जाके बता सकती है, तो कभी वो लेफ्ट जाके बता रहा है, कभी राइट जाके बता रहा है, लेकिन दोनों में एज इट इज जाएगा, लेफ्ट में भी जाता जाएगा और राइट में भी जाता जाएगा और इवेंचुअली आपका पूरा ट्री सॉल्व हो जाएगा। अब ये जब रिवर्स जा रहा होता है तो आपका रिजल्ट जनरेट हो रहा होता है। तो फंक्शंस में जब भी कैलकुलेशन होती है तो जब फंक्शन रिटर्न हो रहे होते हैं तब रिजल्ट फाइनलाइज होते हैं। तो ये फंक्शन जब जब रिटर्न होते गए तो इवेंचुअली इसने 13 रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये फिबोनाची की एग्जांपल है, मैंने समझा दी कैसे काम कर रही है, इम्प्लीमेंट करके आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि ये आप लोगों का टास्क है।
और आप नंबर से कोई सा भी देंगे उसी लिहाज से करेगा। एक ही सामने एनिमेशन है कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ग्रैस्प करने के लिए कि एक्चुअली कॉल कैसे हो रहा है। जब भी फिबोनाची कॉल होता है वो फिबोनाची जैसी एक और कॉपी में चला जाता है, लेकिन उसका डेटा बदल जाता है। इन नंबर पहले 5 था तो अब कुछ और हो जाएगा, 4 और 3 में चला जाएगा, फिर 4 में जाएगा तो फिर वो 2 हिस्सों में बटेगा, वो 3 और 2 में चला जाएगा। इसमें और फैक्टोरियल में फ़र्क ये है कि इसमें 2 मर्तबा कॉल हो रहा है, ठीक है? देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे फिबोनाची 2 दफ़ा कॉल हो रहा है, तो यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी इसके लिए और यहाँ से एक और ब्रांच निकलेगी इसके लिए। तो ये वाला रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू फैक्टोरियल एग्ज़ाम्पल। यानी फैक्टोरियल एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको कॉल करने में कुछ इस तरह की शेप बनती है लैडर की तरह, ठीक है? हर मर्तबा आप जंप करके फ़ंक्शन पे इस शेप में जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ आपकी फिबोनाची की, तो फिबोनाची में होता क्या है, हर पॉइंट से निकलती हैं 2 ब्रांचेज़। आप किसी पॉइंट पे जाते हैं और फिर वहाँ से फिर निकलती हैं 2 ब्रांचेज़, फिर किसी पॉइंट पे जाते हैं, हर पॉइंट से निकल रही होती हैं 2 ब्रांचेज़ अनटिल और अनलेस आप फिबोनाची 0 और फिबोनाची 1 पे ना पहुँच जाएँ। तो हर जगह से 2 ब्रांचेज़ निकलती हैं और ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, ये कहलाता है ट्री का स्ट्रक्चर। क्योंकि आप देखें तो ये ट्री की तरह ही बन रहा है। ब्रांचेज़ निकलती जा रही हैं, हर ट्री में से 2 ब्रांचेज़ निकल रही हैं। तो इसमें हर ब्रांच से ब्रांच निकलती जाती है जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए। तो ये लीनियर नहीं है बल्कि एक ट्री का स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है? ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है कि ये इसका बिहेवियर क्या है, ट्री की तरह है। ब्रांचेज़ निकलती जाएँगी हायरार्की में। ठीक है? कुछ ब्रांचेज़ हो सकता है जल्दी रुक जाएँ, कुछ हो सकता है देर से रुकें, वो डिपेंड करेगा कि आपका कौन-सी ब्रांच ने जल्दी ज़ीरो को अचीव कर लिया है और कौन-सी वाली ने देर से अचीव किया है। तो ये सब इक्वल नहीं होंगे, हो सकता है कोई ज़्यादा नीचे गई हुई हो, कुछ ऊपर। ठीक है? तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। जब आप रिकर्जन नेक्स्ट कोर्स में विज़िट करेंगे तो तब आपको ये बातें बताई जाएँगी कि ट्री क्या होता है और कैसे बनता है। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये एग्ज़ाम्पल भी आप लोगों को समझ में आ गए। ठीक है? रिकर्जन पे और मैंने डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्पल ज़्यादा रखी नहीं है, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल मैंने एक्स्ट्रा रखी है, वो मैं रन करके दिखा देता हूँ कि आप प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ रिकर्जन क्या कर सकते हैं। ठीक है? तो हमारे पास डेस्कटॉप पे एग्ज़ाम्पल्स और रीड डायरेक्टरी। ठीक है? तो ये आप लोगों को सामने एक एग्ज़ाम्पल दिखाई दे रही है। मैंने सिर्फ़ आपको एक पॉइंट क्लियर करने के लिए कि हम रिकर्जन से एक्चुअल रियल सिनेरियो में रिकर्जन कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मैंने एक फ़ंक्शन बनाया मेन। मेन को मैंने एक सिंपल पाथ असाइन कर दिया एक डायरेक्टरी का, ठीक है? अब ये क्या है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएँगे, हमें सिर्फ़ देखना है रिकर्जन से काम कैसा, और मैंने इसको एक पूरा का पूरा पाथ प्रोवाइड कर दिया अपनी किसी भी लोकेशन का, अपने मैंने आईसीपी के से फ़ोल्डर का दे दिया कि आईसीपी फ़ोल्डर है। और मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इस प्रोग्राम से अ, इस फ़ोल्डर में मौजूद जितनी भी डायरेक्टरीज़ हैं, सबको डिस्प्ले कराऊँ, ठीक है? सिंपली प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैं इस पाथ को ओपन करने की कोशिश करूँगा। ये क्या है, अभी इस पे छोड़ दें, कैसी डिटेल है, इसमें नहीं जाते, अभी आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े। तो मैं इसको ओपन करूँगा, अगर डीआर के अंदर से नल आ जाता है, नल का मतलब होता है नथिंग, ठीक है? नल आगे चल के हम अगले चैप्टर में विज़िट करेंगे। नल का मतलब होता है कि एग्ज़िस्ट ना करना, यानी अगर ये पाथ एग्ज़िस्ट नहीं कर सकता। हो सकता है मैंने एक पाथ तो लिखा है, लेकिन मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, तो मेरी ड्राइव के अंदर इस नाम का कोई फ़ोल्डर ही ना हो, तो फिर उस केस में मेरे पास नल आ जाएगा, यानी नॉट फाउंड। लेकिन फ़िलहाल नल नहीं आएगा, तो मैं एक ये प्रिंट डायरेक्टरी का फ़ंक्शन कॉल कर दूँगा। प्रिंट डायरेक्टरी का फ़ंक्शन अगर आप देखें तो प्रिंट डायरेक्टरी का फ़ंक्शन एक रिकर्सिव फ़ंक्शन मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे भी मैंने प्रिंट डायरेक्टरी लिख रखा है और यहाँ पे भी मैंने प्रिंट डायरेक्टरी, और दोनों को सिंपली क्या पास कर देता हूँ, डीआर की वैल्यू। अच्छा, अगर आप लोग सोच रहे हैं ऊपर क्या है, ये कुछ हेडर फाइल्स हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी, लेकिन आगे चल के हम ये स्ट्रिंग वाली हेडर फाइल पढ़ेंगे। dir नेट वाली जो है ये डायरेक्टरीज़ को एक्सेस करने के लिए, जो हम नहीं पढ़ेंगे, बस इस एग्ज़ाम्पल में सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए बता दी गई। अच्छा, इसमें क्या कर रहा हूँ, जब मैं मुझे पता लग जाता है फ़ाइल एक्सेस करती है, तो फिर मैं उसको रीड करना शुरू करता हूँ। एक-एक करके रीड करता हूँ, और रीड करके भी अगर वही वाली बात है कि जब तक रीड हो रहा है, मैं उसके अंदर जो भी चीज़ आ रही है, उसे प्रिंट कराता हूँ। तो इस प्रोग्राम को मैं सिंपली रन करके दिखा देता हूँ, तो आप ज़्यादा बात समझेंगे। तो इसने मुझे ये बताया कि ये जो आपने मुझे एड्रेस दिया है, एग्ज़ाम्पल वाला पाथ जो है या आईसीपी वाले फ़ोल्डर का पाथ, इसके अंदर ये फ़ोल्डर एक्सिस्ट करते हैं।
अच्छा, ये डॉट और डबल डॉट को इग्नोर कर दें, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के हिडन फोल्डर्स होते हैं, इसने ये भी शो कर दिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल, एग्जाम पेपर, एफएमसी, लैब, लेक्चर, मार्कशीट, मिसलेनियस, क्यू एंड सबमिशन, ये सब फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं। अब ये चीज़ हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि आए वाकई एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। तो मैं चलता हूँ, लेक्चर्स वाला फोल्डर है ना मेरे पास, ये देखें, हम कंपेयर कर लेते हैं नेम्स को। ये वाला फोल्डर मैंने रीड करवाया अपना, तो इसमें देखें एग्जाम्पल, एग्जाम पेपर, एफएमसी, लैब, लेक्चर, मार्कशीट, मिसलेनियस, क्यूए एंड सबमिशन। अगर मैं फ़र्ज़ करें इसमें से सबमिशन वाला भी चाहता हूँ रीड करना, तो मैं अपना प्रोग्राम में काम करता हूँ, पाथ चेंज कर देता हूँ, आगे लगा देता हूँ सबमिशंस। फिर देखते हैं कि सबमिशन में मुझे क्या दे देता है। इसको मैं कर देता हूँ, और ये डबल बैक स्लैश यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक बैक स्लैश लिखूँगा तो वो उसको समझ लेगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर याद है ना, बैक स्लैश एन वगैरह होते हैं, तो हमें अगर बैक स्लैश भी लिखना है तो मैंने बताया था 2 लिखने पड़ते हैं। सबमिशन की स्पेलिंग यही है फुली, सबमिशंस, ठीक है। अब मैं अगर इसको सेव करके रन करता हूँ तो मेरा आउटपुट कुछ और आएगा, और अब वो कंटेंट्स आएंगे इस फोल्डर के। तो इस फोल्डर में कंटेंट्स क्या मौजूद हैं, A1, A2, A3, A4 एंड Q1। तो देख लेते हैं क्या यही है। इस फोल्डर में आते हैं तो A1, A2, A3, A4 एंड Q1। तो आपने देखा कि मैं रिकर्जन से एक क्या काम कर सकता हूँ, डायरेक्टरीज रीड कर सकता हूँ। यानी अगर कोई प्रोग्राम आपको, अगर आपने ऐसे यूज़ किया हो जो डायरेक्टरी शो कर देता है या सर्च करके बता देता है कि फ़ोल्डर में कितने सब फ़ोल्डर मौजूद हैं, तो वो क्या कर रहा होता है, पीछे रिकर्सिवली, ये रिकर्सिव फंक्शन से ये सब चीज़ें एक्सेस कर रहा होता है। तो आप भी कर सकते हैं। अच्छा, एक कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है सर, ये तो स्पाइरल सीक्वेंस क्या होती है, थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे मुझे इस बारे में, क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है स्पाइरल सीक्वेंस से क्या मुराद है। स्पाइरल सीक्वेंस आप उस सेंस में तो नहीं कह रहे कि, मैं समझा देता हूँ स्पाइरल क्या होता है, और आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे स्पाइरल इज लाइक, ये तो नहीं कहना चाह रहे आप, और ये अंदर अंदर जाता रहता है। देखें जी, जो मैंने स्क्रीन पर ड्रॉ करा है, कि इस तरह की चीज़ तो नहीं आप कहना चाह रहे, क्योंकि रिकर्जन एक्चुअली यही कर रहा होता है, और इवेंचुअली सेंटर पॉइंट उसका ब्रेक पॉइंट होता है जी। तो यही करता है रिकर्जन, और ये अंदर जाने का मतलब है कि डेटा आपका इवेंचुअली जो है कन्वर्जेंस की तरफ जा रहा होता है, सेंटर पॉइंट इज इट्स कन्वर्जेंस, ठीक है। तो बिल्कुल ये स्पाइरल की तरह ही बिहेव करता है, रिकर्जन ऐसे ही है। अगर वो एक, अगर मैं उसमें फर्स्ट करें फेल्स नहीं लगाऊंगा, ए फेल्स नहीं लगाऊंगा, तो वो हमेशा इसी सर्कल पे घूमता रहेगा, इसी सर्कल पे घूमता रहेगा, और कभी भी कन्वर्ज नहीं होगा। उसमें वो जो इफ एल्स की कंडीशन है और एन की वैल्यू का चेंज होना है, वो उसे कन्वर्जेंस की तरफ लेके जाता है, और रिकर्जन का एल्गोरिथम इवेंचुअली कन्वर्ज होना चाहिए, यानी स्टॉप होना चाहिए। अगर नहीं होगा, तो अगर कोई प्रोसेस ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो आपके लिए कोई भी यूज़फुल काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो गई रिकर्जन। हाँ, गैलेक्सी भी बिल्कुल कहते हैं उसी पैटर्न पे, और कहते हैं कि वो ब्लैक होल की रोटेशन की वजह से है कि वो घूम रहा है इस तरीके से, कि गैलेक्सी इस तरीके से। लेकिन दैट्स एस्ट्रोनॉमी एंड आई एम नॉट एक्सपर्ट इन इट, तो उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा मैं, फ़िलहाल प्रोग्रामिंग से जवाब दे सकता हूँ। लेकिन है कुछ ऐसा, ठीक है। गैलेक्सी के बारे में फ़िलहाल रहने देते हैं, आईसीपी पढ़ लेते हैं। और आईसीपी में क्या है हमारे पास नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा था सब टॉपिक, जिसमें हम कह रहे थे हेडर फाइल्स, ठीक है। रिकर्जन की बहुत सारी एग्जांपल हमने लैब में कर ली थी, तो सब नहीं दिखाई, ये रह गई थी लैब में, मैंने बनाई थी लेकिन दिखाना शायद रह गया था, तो भूल गया था, जहन से निकल गया था। तो मैंने अब दोबारा दिखा दी कि एक आपके सामने यूज़फुल एग्जांपल हो सकती है रिकर्जन की, कि आप रिकर्जन से डायरेक्टरीज रीड कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये काम आप लूप से भी कर सकते हैं, आसान सा है। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऐसी होती हैं कि वो लूप से करना मुश्किल हो जाती हैं, तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्शन रह जाता है रिकर्जन। तो वो आप नेक्स्ट कोर्स में देखेंगे कि कुछ कैसे सिनेरियोज़ होते हैं कि जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ रिकर्जन ही काम, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक है हमारे पास हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स हम यूज़ करते आ रहे हैं डे 1 से ही।
हम stdio.h लिखते हैं, .h बताता है मुझे हेडर फाइल है। maths.h यूज़ करता हूँ, ये बताता है मुझे हेडर फाइल है। तो हेडर फाइल में क्या होता है, कहते हैं इट कंटेन्स फंक्शन डेक्लेरेशन फॉर ऑल द फंक्शन फाउंड इन द स्पेसिफिक लाइब्रेरी। ये बताता है कि इसके अंदर कौन-कौन से फंक्शन मौजूद हैं। तो इसीलिए तो मैं टॉप पे stdio लिख देता हूँ ताकि मैं आगे चल के मेन फंक्शन यूज़ कर सकूँ, scanf यूज़ कर सकूँ, printf यूज़ कर सकूँ और मैथ्स लिख दूँगा तो मैं स्क्वायर रूट भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने ये लाइन हटा दी तो स्क्वायर रूट मैं यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि कंपाइलर को कोई इल्म ही नहीं होगा कि स्क्वायर रूट कहाँ है, कहाँ से आएगा, कौन-सी लाइब्रेरी में, ये सब बातें नहीं पता होती। तो हेडर फाइल्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जब हमें लाइब्रेरी से कुछ कोड रीयूज़ करना हो। दे ऑल्सो कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड डेटा टाइप यूज इन द लाइब्रेरी। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं जब आप कांस्टेंट्स वगैरह भी और वेरिएबल भी इसमें डिक्लेयर कर सकते हैं। हेडर फाइल का फ़ायदा क्या है? हेडर फाइल का फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ मैंने, नहीं किया हुआ। अच्छा, हेडर फाइल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको प्रोग्रामिंग करने में हेल्प करती है इन मल्टीपल फाइल्स। ठीक है, हेडर फाइल आपको हेल्प आउट करती है बाय टू प्रोग्राम इन मल्टीपल फाइल। इसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल तैयार करके रखी है, बड़ी सिंपल सी आपको बात समझाने के लिए। तो उस एग्जांपल को दिखा देता हूँ तो आप उम्मीद करता हूँ बात समझ जाएंगे। तो मैंने एक ये प्रोग्राम बनाया है, बड़ा सिंपल सा, सबको होपफुली दिखाई दे रहा होगा। तो प्रोग्राम क्या है, हैश इंक्लूड stdio, ठीक है, और मैंने मेन फंक्शन बनाया हुआ है। मेन फंक्शन मैंने यूज़र से कहा एंटर वैल्यू ऑफ एन, एंटर वैल्यू ऑफ आर, और मैंने कहा हुआ है प्रिंट एफ, एन पी आर एंड एन सी आर। और मैंने यहाँ पे दो फंक्शन कॉल किए हुए, एन पी आर और एन सी आर। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन कहाँ है? ये फंक्शन मैं आपको पूरा पेज दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पेज पे सिर्फ 17 ही लाइन है, अगर और लाइनें होती तो वो नीचे आ रही होती। नीचे आप पूरा पेज देख सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी मेरे पास नहीं है। ठीक है, ना नीचे है ना ऊपर है, तो ये फंक्शन मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन मैं चेक करा सकता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरा काम करता है। ये मैंने कंपाइल किया, मैंने रन किया, मैंने वैल्यू दी 5, मैंने वैल्यू दी 2, और आप देख रहे हैं ये मुझे एन पी आर और एन सी आर का रिजल्ट दे रहा है। और एन पी आर और एन सी आर हम प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हैं और हमने इसके फंक्शन बनाए थे। याद है आप लोगों को, हमने एक एग्जाम्पल की थी एन पी आर एन सी आर, उसमें हमने इसके फंक्शन बनाए थे। मैं उस एग्जाम्पल को भी याद दिला देता हूँ आपको। ये रही एन पी आर एन सी आर की एग्जाम्पल। ठीक है, ये वाली एग्जांपल थी जिसमें हमने ये एनपीआर का फंक्शन, एनसीआर का फंक्शन बना के रखा हुआ था। ये एनसीआर है, ये एनपीआर है, और इन दोनों में फैक्टोरियल की ज़रूरत थी, तो ये 3 फंक्शंस जो थे हमने बनाए थे। लेकिन फ़िलहाल मैं इस फ़ाइल पे काम नहीं कर रहा, तो मैं कर देता हूँ इसे क्लोज़। ये फ़ाइल मेरे पास एग्ज़िस्ट ही नहीं करती। तो अब सवाल ये है, आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए एनपीआर, एनसीआर के फंक्शन कहाँ से आ गए मेरे पास? इनको ये तो मैं ऐसे यूज़ कर रहा हूँ जैसे कोई प्री डिफाइंड फंक्शन है, किसी लाइब्रेरी में मौजूद हैं, तो ये फंक्शन कहाँ से आए? कोई मुझे जवाब देना चाहेगा ये फंक्शन कहाँ से आए होंगे? आपके सामने थोड़ी-सी हिंट जवाब के तौर पे मौजूद है। तो ये फंक्शन कहाँ से आए? किसी लाइब्रेरी में मौजूद होंगे, कोई बेस्ट गेस, एजुकेशनल गेस लगा सकते हैं कौन-सी लाइब्रेरी होगी? हेडर मैथ्स, हेडर मैथ्स क्या है? यहाँ पे एक और लाइब्रेरी मौजूद है, हैश इंक्लूड, और मैंने इसको नाम दिया है mymath.h। mymath.h में होगी, बिल्कुल यही है, stdio में तो नहीं है। mymath.h कहाँ है? मुझे नहीं पता mymath.h क्या है। और एक ख़ास बात आप देख रहे होंगे कि mymath.h से पहले मैंने ये ब्रैकेट्स नहीं लगाए, बल्कि इसको लिखा है मैंने डबल कोट्स में। ठीक है, और ऐसा क्यों किया इसका जवाब भी आपको देता हूँ। mymaths.h कहीं ना कहीं तो है, तो mymaths.h कहाँ पर है, मैं खोलता हूँ अपना यही फोल्डर जिसमें मेरा ये सेम एन पी आर एन सी आर पड़ा हुआ है। ये एन सी आर एन पी आर वाली फाइल पड़ी, और ये देखिए एक mymaths.h वाली फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, इसको अगर आप देख रहे हो तो आपको ये इसका जो है फ़ॉन्ट भी मैं थोड़ा इसको बढ़ा देता हूँ। तो mymaths.h की अगर आप देखें तो सारी जो हमारी सी वाली फ़ाइल है, डॉट सी वाली, उनके ऊपर ये डॉट सी का, डेफ सी का निशान आ रहा है, लेकिन माई मैथ्स पे नहीं आ रहा। माई मैथ्स को अगर मैं प्रॉपर्टी में जाके चेक कर लूँ तो इसकी डिटेल आ रही है। देखिए ये लिखा हुआ है क्लियरली, इसकी एक्सटेंशन डॉट एच है। ठीक है, डॉट एच है। और अगर मैं इसको ओपन करता हूँ,
मैं इसको इसमें भी ओपन कर सकता हूँ नोटपैड पे, या मैं चाहूँ इसको ओपन विथ फिलहाल कर देता हूँ डेफ सी ही कर देता हूँ। ठीक है, डेफ सी में ही ओपन कर लेते हैं। तो ये फाइल क्या है, mymaths.h ये रही। अब इसको ओपन करते हैं तो देखते हैं इसमें क्या है। तो अगर इसमें ध्यान दें तो देखा जाए ये पढ़ा हुआ है वही फैक्टोरियल का फंक्शन, ये पढ़ा हुआ है मेरे पास एनसीआर का फंक्शन, और यही पढ़ा हुआ है मेरे पास एनपीआर का फंक्शन, जो कि मैंने एक सेपरेट फाइल में बना के रख दिया। और इस फाइल को कोई भी नाम दे सकता हूँ XYZ, और ये फाइल मेरी रीयूजेबल हो गई। अब इस फाइल को बस ये है कि उस फोल्डर में पड़े होना ज़रूरी है जहाँ पे मैं इसको रीयूज़ करूँ। मैंने देखा कुछ भी नहीं बताया, बस मैंने इस फाइल का नाम लिख दिया mymaths.h, ये मेरी बनाई हुई फाइल है। ठीक है, mymaths.h, और बस इसको किस फोल्डर में होना ज़रूरी है, जिस फोल्डर में मेरी ये .c वाली फाइल पड़ी, फोल्डर सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं इसमें मौजूद जितने भी फंक्शन हैं उनको रीयूज़ कर सकता हूँ। लिखे हुए मैंने एक बार हैं, लेकिन अब मैं इसमें भी यूज़ कर रहा हूँ। आगे चल के मुझे कभी और ज़रूरत पड़ती है उसमें भी जैसे इस फाइल को कॉपी पेस्ट करूँगा उस फ़ोल्डर में और रीयूज़, कॉपी पेस्ट करूँगा और रीयूज़। तो ये है वो रीयूज़ेबिलिटी जो फ़ंक्शन की मैं बात कर रहा था। अगर आप सारे यूज़फुल फ़ंक्शंस अपने बना के एक फ़ाइल में डाल दें तो आपको हर मर्तबा दोबारा-दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ उस फ़ाइल को कॉपी करके उस फ़ोल्डर में रखना है और उस फ़ाइल का नाम देना है ये। लेकिन ध्यान रखें कि उस फाइल का नाम होना चाहिए .h। और जब भी मेरी अपनी बनाई हुई हेडर फाइल को मैं इंक्लूड कराता हूँ, ठीक है, फिर कह रहा हूँ जब भी मैं अपनी बनाई हुई हेडर फाइल को इंक्लूड कराता हूँ तो मैं उसे लिखता हूँ डबल कोट्स में। ठीक है, जब भी मैं अपनी बनाई हुई हेडर फाइल को इंक्लूड कराता हूँ तो उसको मैं लिखता हूँ डबल कोट्स में, ना कि ये ग्रेटर देन लेस देन वाले ब्रैकेट्स में। ये वाले सिर्फ और सिर्फ रिजर्व हैं जो बनी बनाई हेडर फाइल्स हैं जो सी की लाइब्रेरी में आती हैं, सी के सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल होती हैं। लेकिन अगर मैं कोई अपनी हेडर फाइल बनाता हूँ तो उसको मुझे लिखना होता है डबल कोट्स में। तो याद रखने वाली बातें क्या है, फाइल का नाम तो .h रख देंगे आप, लेकिन इंक्लूड कराते वक्त आपको उसको डबल कोट्स में करना है, आप ब्रैकेट्स में नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरी बनाई हुई फाइल उसमें जो मर्जी फंक्शनैलिटी हो मैं उसे यूज़ कर सकता हूँ किसी भी दूसरी फाइल में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया हुआ है, बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा क्योंकि वो बियॉन्ड द स्कोप है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इफेक्टिव दिखाने के लिए कि ये किस तरीके से काम करता है, इसकी इफेक्टिवनेस एक सिंपल सी एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू पुट फंक्शन डेफिनेशन इन हेडर फाइल, आइडियली दे शुड ओनली बी, ठीक है, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइडियली इनको कहाँ होना चाहिए, आइडियली इनको होना चाहिए इधर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली हम फंक्शन डेक्लेरेशंस को करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फंक्शन डेक्लेरेशन को करते हैं, लेकिन सिर्फ अभी आपको पर्पस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे उसकी पूरी की पूरी बॉडी कॉपी कर दी है, क्योंकि डे वन से मैं कहता आ रहा हूँ इसमें फंक्शन की डेक्लेरेशन होती है, फंक्शंस की डेक्लेरेशन होती है, लेकिन फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए मैंने इसमें डेफिनेशन भी डाल दी। Ideally, there should be only function declaration. Purpose of this code is to only demonstrate the working of header file. ठीक है, तो सिर्फ हेडर फाइल कैसे काम करता है ये बताना पर्पस था और कोई पर्पस नहीं था। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ इट इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस, इसको और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है। वो अब आप पे छोड़ता हूँ कि आप रिसर्च करके देखिएगा कि एक्चुअली क्या बेस्ट प्रैक्टिस हैं हेडर फाइल से डील करने के लिए। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि कोड मेरा हेडर फाइल में किसी और फाइल में, मैं इस फाइल को चाहे क्लोज भी कर दूँ, बस ये मेरे फ़ोल्डर में पड़ी, मैंने इसका पाथ दे दिया कि भाई ये इसी फ़ोल्डर में पड़ी हुई है और इसका नाम है mymaths.h, और आप इसको भी ना मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर लीजिएगा जब कंपाइल करें। तो जब मैंने कंपाइल किया ये 2 चीज़ें आई तो उसको पता था, क्योंकि उसने ये चीज़ अपने पास ऐड करके रखी हुई थी। इसने ये सब चीज़ें किस में चेक कर ली, पहले चेक करी stdio ओ में चेक करी, .h में नहीं मिली, उसने कहा ठीक है। आगे वाली में चेक किया maths.h, उसे मिल गई, उसने कोई वार्निंग एरर जनरेट नहीं किया और दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। तो मेरा अब जो फंक्शन है वो सिर्फ इतना है, mymaths.h बिल्कुल मैंने वैसे ही यूज़ की जैसे मैं बने बनाई लाइब्रेरीज यूज़ करता हूँ, बस फ़र्क क्या आया, मैंने डबल कोट्स यूज़ किए इंस्टेड ऑफ दिस ट्रायंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये हेडर फाइल इन एक्शन आपने देख ली कि कैसे काम करती है, तो इसको खुद ट्राई कीजिएगा। तो क्योंकि लेक्चर छोटा था तो मैंने इसको भी आपको बता दिया, तो इट इज़ द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। ठीक, एक प्रैक्टिकल चीज़ थी, मैंने आपको बता दी। तो हेडर फाइल्स आप अपनी भी बना सकते हैं, क्योंकि आप अपने फंक्शन बना रहे हैं तो सब हेडर फाइल में डाल के फ़िलहाल यूज़ कर सकें। ठीक है, आपको ये हेल्प करेगा प्रोजेक्ट में, या जब भी आप टीम में काम करेंगे तो आप अपने और आप बिल्कुल 3-4 हेडर फाइल्स भी बना सकते हैं। से आप लोगों को प्रोजेक्ट मिला है, आप 4 लोग हैं, अब काम एक साथ तो बैठ के नहीं कर रहे, आपने फंक्शनैलिटी डिवाइड कर दी,
आपने कहा फंक्शन ए तुम बनाओ, फंक्शन 2 तुम बनाओ, 3 तुम बनाओ, और सब अपनी अपनी हेडर फाइल में डाल के ले आए उसे। ठीक है, एक आ गया हेडर फाइल ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, हेडर फाइल ऑफ सेकंड स्टूडेंट, हेडर फाइल ऑफ थर्ड स्टूडेंट, आपने तीनों को ऊपर लिखा हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड। आपस में एक फाइल में करने की भी जरूरत नहीं है, आप 4 अलग अलग फाइल एक साथ इंक्लूड करा दें तब भी काम हो जाएगा। तो ये है आसानी और ये मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, इसे ही कहते हैं मॉड्यूल्स में आपने काम किया और मॉड्यूल्स के एंड में सारों को मर्ज कर दिया। तो ये एक बेनिफिट है आपके पास फंक्शंस का या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक और थोड़ी सी फॉर जस्ट फॉर जी के एक बात है जो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ देखा कि होती है डेटा टाइप, लेकिन डेटा टाइप के साथ साथ कुछ हो सकता है आप ऐसी प्रॉब्लम्स देख लें कभी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं, वहाँ पे डेटा टाइप के साथ एक और चीज़ मेंशन होती है, वो होती है स्टोरेज क्लास। ठीक है, एवरी वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग हैज टू प्रॉपर्टीज, डेटा टाइप एंड स्टोरेज क्लास। टाइप रेफर्स टू द डेटा के कौन सा डेटा इसमें आने वाला है, और स्टोरेज क्लास क्या बताती है कि उसका स्कोप क्या है। ठीक है, स्कोपिंग पे हमने लास्ट टाइम थोड़ी सी बात की थी, लोकल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, तो स्टोरेज क्लासेस आपको बेसिकली लाइफ टाइम ऑफ या स्कोप ऑफ वेरिएबल बताती हैं। ठीक, तो एक हमारे पास सबसे पहली टाइप होती है ऑटो या ऑटोमेटिकली जो टाइप असाइन होती है। ठीक है, ऑटो नॉर्मली डिफ़ॉल्ट स्टोरेज क्लास होती है लोकल वेरिएबल की। ठीक है, यानी मैं लिखूँ ना लिखूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट किस टाइप के होते हैं, ऑटो टाइप के, तो इसलिए हम लिख ही नहीं रहे। हम हर लोकल वेरिएबल को लिखते हैं INT x, उससे पहले ऑटो लिखूँ ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो होते ही ऑटो हैं। ऑटो कैन ओनली बी यूज विद इन फंक्शन, यानी सिर्फ और सिर्फ वो लोकल वेरिएबल्स पे यूज़ किए जा सकते हैं। और मैं लिखूँ या न लिखूँ, मेरे सारे के सारे लोकल वेरिएबल की स्टोरेज क्लास क्या होती है, ऑटो होती है। सारे के सारे लोकल वेरिएबल की स्टोरेज क्लास क्या होती है, ऑटो होती है। इसके अलावा सेकंड टाइप है रजिस्टर। मैं अगर चाहता हूँ तो मैं अपने वेरिएबल को रजिस्टर टाइप भी कर सकता हूँ, बस उनके INT से पहले रजिस्टर मुझे लिखना है। तो इससे क्या होगा, मेरा वेरिएबल नॉर्मली जो है रैम के अंदर स्टोर होते हैं। ठीक है, नॉर्मली मेरे वेरिएबल रैम में जाते हैं, लेकिन अगर मैं रजिस्टर का कीवर्ड लिख दूंगा तो वो रजिस्टर में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो रजिस्टर में स्टोर हो, रजिस्टर में स्टोर करने का एक एडवांटेज ये है कि रजिस्टर CPU से करीब होता है, यूँ कहा जाए सेम चिप पर होता है जिस पे CPU है, यानी जो आपकी CPU की चिप है उसी पे रजिस्टर मौजूद होता है। तो अगर आप उसी चिप से डेटा को रीड करेंगे या राइट करेंगे तो फास्टर होगा एज़ कम्पेयर टू रैम। रैम आपके प्रोसेसर की चिप के साथ नहीं होती, बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंट फासले पे लगी होती है आपके मदरबोर्ड पे। ठीक है, तो ये एक ऑब्वियस सा रीज़न है, मतलब आपको अंडरस्टूड सी बात है, जो जितना दूर है वहाँ तक डेटा को एक्सेस करना जो है टाइम लेगा, और जो करीब है उसको फास्ट एक्सेस मिलेगा। तो अगर आप क्विक एक्सेस चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर का कीवर्ड। ठीक है, नॉर्मली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन एम्बेडेड सिस्टम में अगर आप कुछ एम्बेडेड प्रोसेसेस वगैरह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपको ये रजिस्टर का कीवर्ड देखने को मिल जाए। देन थर्ड वन इज स्टैटिक। स्टैटिक इज द डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। हमने लास्ट टाइम ग्लोबल वेरिएबल्स पढ़े थे, तो ग्लोबल वेरिएबल की कह रहे हैं डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास स्टैटिक होती है, यानी ग्लोबल वेरिएबल में मैं INT x लिखूंगा तो इसका मतलब होगा स्टैटिक INT x। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स बाय डिफॉल्ट स्टैटिक इन नेचर होते हैं, लेकिन स्टैटिक को आप विद इन फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप लोकल वेरिएबल के साथ भी स्टैटिक लगा सकते हैं। यानी अगर आप लिख दें स्टैटिक INT x तो भी किया जा सकता है, तो फिर उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे ग्लोबल वेरिएबल का है। यानी इफ़ दिस इज़ डन, द वेरिएबल इज़ इनिशियलाइज एट रन टाइम बट इट्स नॉट री इनिशियलाइज। ठीक है, एक बड़ा ट्रिकी सी इसकी एग्जांपल होती है, यानी अगर मैं एक लूप का वेरिएबल है और लूप के अंदर मैं उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और अगर मैं उसको स्टैटिक मार्क कर दूँ, तो स्टैटिक मार्क कर देने से क्या होगा कि वो बार-बार री-इनिशियलाइज़ नहीं होगा, सिर्फ़ एक दफ़ा इनिशियलाइज़ होगा थ्रू आउट द रन टाइम ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, आप स्टैटिक को थोड़ा मैं चाहूँगा कि आप लोग रिसर्च करें और इसकी एग्ज़ाम्पल देखें कि विद स्टैटिक और विदाउट स्टैटिक आपका प्रोग्राम कैसे बिहेव करता है। ठीक है, थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता है। स्टैटिक बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है कि जैसे उसकी वैल्यू एक मरतबा जो आपने असाइन कर दी वही रहेगी। अब अगर आप उसको दोबारा से भी रीअसाइन करने की कोशिश करें तो उसकी वैल्यू ओवरराइट नहीं होती। यानी अगर मैं लिख देता हूँ INT x, मतलब इस लाइन को मैं लिख देता हूँ INT x और इक्वल्स टू 5।
ठीक है, मैंने एक ये लाइन लिखी आई एन टी एक्स इक्वल्स टू 5 और इसके बाद मैंने एक लाइन लिख दी कि x की मैंने वैल्यू चेंज कर दी x प्लस प्लस। ठीक है, और आपने मुझे कहा कि सर अब मैं अगर आपसे पूछूं x की वैल्यू क्या होगी तो आप लोग बता सकते हैं मुझे। ठीक है, ये चीज़ समझ लूप की बॉडी में। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर। जी क्लास, जी क्लास, आई एम वेटिंग। अच्छा चले मैं बता दूँ, अगर तो ये मैंने, ठीक है, अगर एक दफ़ा प्रोग्राम रन होगा तो x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 6। ठीक है, अब अगर मैं दोबारा से लूप को एग्जीक्यूट करूंगा और दोबारा से यहाँ आऊँगा तो फिर दोबारा से ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आई एन टी एक्स इक्वल्स टू 5 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोबारा से मैं x की वैल्यू 5 के बाद प्लस प्लस करूंगा तो दोबारा से हो जाएगी 6। तो ये हमेशा x की वैल्यू 6 ही रहेगी जितनी मरतबा भी मैं प्रोसेस को रन करता रहूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया स्टैटिक, STATIC, यहाँ पे अगर मैंने स्टैटिक लगा दिया तो इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो इसका बिहेवियर क्या होगा, पहली दफ़ा जब इनिशियलाइज होगा तो 5 और फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट करूंगा 6, फिर दोबारा आऊँगा तो ये वाली लाइन एक तरीके से इग्नोर ही हो जाएगी, कंपाइलर इसको कंसिडर नहीं करेगा और अगली मरतबा वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 7। फिर अगली मरतबा आऊँगा तो फिर से ये लाइन इग्नोर हो जाएगी और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 8। तो स्टैटिक से कुछ इस तरीके का फ़र्क आता है। तो आप इसकी और थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि रिसर्च करके देखिए कि क्या आता है। एक सिंपल सी मैंने एग्जांपल देने की कोशिश की है लेकिन पूरा कोड नहीं लिख रहा क्योंकि अभी टाइम कम है, आप लोगों का मेरे ख्याल से क्विज़ वगैरह भी है तो मैं नहीं बता रहा। तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा स्टैटिक कीवर्ड को, ख़ास तौर पे स्टैटिक के इंटरव्यू क्वेश्चन या बहुत सारी जगहों पे आपको पूछा जा सकता है। एक्सटर्न, एक्सटर्न इट्स लाइक यूज़ होता है ग्लोबल वेरिएबल्स पे, जैसे लास्ट टाइम बताया गया था। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब क्या है, पूरी फाइल के सारे फंक्शन उसको यूज़ कर सकते हैं, वो हर फंक्शन को विजिबल होता है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल आर विजिबल टू ऑल द फंक्शन ऑन द सेम फाइल। लेकिन अगर मैं ग्लोबल वेरिएबल से पहले एक्सटर्न लगा देता हूँ तो फंक्शन विजिबल हो जाता है मल्टीपल फाइल, ऑल द फाइल ऑफ योर प्रोग्राम। यानी जैसे अभी हमने कोडिंग करी, इसमें 2 फाइल इंक्लूडेड थी, तो अगर किसी वेरिएबल के साथ, ग्लोबल वेरिएबल के साथ मैं एक्सटर्न लगा दूंगा तो वेरिएबल सिर्फ उसी फाइल में नहीं बल्कि उस प्रोजेक्ट में जितनी भी फाइल्स हैं, एक से ज़्यादा फाइल्स हैं, उन सबको विजिबल होगा। यानी एक फाइल से बाहर जितनी भी फाइल हैं उन सबको भी विजिबल होगा, वो उसे एक्सेस कर सकते हैं। यानी आप एक्सेस देना चाहे अपनी फाइल के किसी वेरिएबल को कि कोई और फाइल उसे यूज़ कर सके तो आप उस वेरिएबल को कर देते हैं एक्सटर्न। ठीक है, तो ऑटो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है। रजिस्टर को आपको मैंने जैसे कहता है एम्बेडेड पे ज़रूरत पड़ती है। स्टैटिक के एक डिफरेंट डिफरेंट रोल है, सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंड करना आपको इसी को मुश्किल होता है तो इसको करें। और एक्सटेंड की ज़रूरत हमें बड़े प्रोजेक्ट्स में पड़ती है जब हम पोर्टिंग कर रहे होते हैं या हम एक्सेस देते हैं अपने प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम पर। ठीक है, तो स्टैटिक की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है आपको, तो इसको समझने पे इसलिए मैंने ज़ोर दिया कि आप इसको ज़रूर रिसर्च कीजिएगा। और फिर एक्सटेंड ज़रूरत पड़ती है जब आप अपनी फंक्शनैलिटी किसी और से शेयर करना चाहते हैं। ठीक, तो दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। हमारे पास चैप्टर में बस यही था। तो चैप्टर ऑलमोस्ट कंक्लूडेड, और जब भी चैप्टर कंक्लूड होता है तो आप अच्छे से अब तक फेमिलियर हो चुके होंगे। आपको मिलता है एक असाइनमेंट। तो असाइनमेंट क्या है कि राइट अ सी प्रोग्राम दैट प्रॉम्प्ट द यूज़र फॉर 5 नंबर्स एट द बिगिनिंग ऑफ टाइप फ्लोट या डबल एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन ईच। तो बहुत सारे फंक्शन है, साइन कोसाइन, ये वही है जो लैब में भी दिया गया था, लेकिन आपको कहा गया ट्राई टू मेक यूजर डिफाइन फंक्शन टू सेव सम ऑफ योर टाइपिंग एफर्ट। हिंट भी दे दी गई है कि फंक्शन कुछ इस तरीके का दिखेगा। और इसके बाद जो दूसरा टास्क है वो भी आपका लैब टास्क था, अर्थमेटिक सीरीज करनी है आपको रिकर्जन से। तो दोनों टास्क लैब में ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं। तो यानी अगर आपने पिछले हफ्ते की लैब सबमिट कराएंगे तो ये असाइनमेंट आपका ऑलरेडी हो गया, आपने सिर्फ असाइनमेंट की हेडिंग डाल के मुझे रीसबमिट कराना।
ठीक है, जानबूझ के टास्क, अब वही बात है कि कितनी वैरायटी हो सकती है प्रोग्रामिंग में। टास्क ज़्यादातर जो असाइनमेंट में है वो थियरी में भी आएँगे, थियरी में जो एग्ज़ाम्पल हैं वो लैब में भी आएँगे, तो इस तरीके से चलता रहेगा। और ये कुछ फर्दर प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? इसको भी ट्राई कीजिएगा और मज़ीद भी कुछ हैं, इसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये चैप्टर ही कुछ ऐसा है कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर चैप्टर 5 फंक्शंस। तो हम फिर लेक्चर को कंक्लूड करते एक अनाउंसमेंट है, तो वो लेक्चर के बाद सुनिए। ठीक है, तो लेक्चर के लिए यहीं तक था। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।